जैसे तुम मुझे चाहती हो, मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मेरी पूरी बात सुनो। उसके बाद जैसा तुम कहोगी, मैं वैसा करूँगा। तुम जानती हो, मैं होटल में बिजी हो चुका हूँ और अब मैं राजनीति में भी बहुत बिजी होने वाला हूँ। मुझे आसमान छूना है। हिना की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि वह अपने करियर में उसे बंदिश समझता है। मैं तुम्हें बंदिशों में नहीं डालना चाहता। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम्हारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। हो सकता है कि तुम्हारी स्टडी बीच में रुक जाए। तुमसे बच्चों की डिमांड होगी तो मेरा इंतजार करोगी। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें आजादी दूं। तुम जब तक अपनी रुखसती नहीं होती, अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती हो। तुम जो चाहे करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें पिंजरे में नहीं डालना चाहता, मैं तुम्हें पंख देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम दिन रात मेरा इंतजार करो। मैं नहीं चाहता कि तुम बंदी बनो। अभी मेरे होटल का काम भी नया है और मेरी राजनीति भी हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जब तक अकेले होटल का काम था, तो मैंने सोचा था कि अब हमें एक हो जाना चाहिए। मगर अचानक देखो, तो मेरी तकदीर बनकर आई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे की टिकट मिलेगी। कम से कम साल भर तो तुम्हें देना होगा। अगर तुम कहोगी, तो मैं तुम्हें आज ही ले जाऊंगा अपने कमरे में। कबीर शरारत से मुस्कुराया। हिना ने उसकी तरफ देखा। बात तो उसकी सच थी। वह अपने घर के बड़ों को जानती थी। उसकी पढ़ाई पर क्या हर चीज पर पाबंदी लग जाएगी? वह घर की बेटी है, फिर बहू बन जाएगी। और कबीर किसी बात में गलत नहीं था। तो क्या आप इसीलिए रुखसती में देर कर रहे हैं? कबीर थोड़ी नजदीक हुआ और अपनी बाजू उसके कंधों पर लपेट दी। जी, आप क्या कर रहे हैं? हिना ने कबीर की बाहों के हिसाब से निकलने की कोशिश की। यही तो, जब तक हमारा निकाह नहीं होता, हम लोग रोमांस का मजा लेते हैं। चुप चुप के मिलेंगे, सबसे आंखों ही आंखों में बातें करेंगे। फिर जब मियाँ बीवी बन जाएंगे, तो आटे दाल के लिए लड़ाइयाँ होंगी। कबीर ने उसे कहा। वह उसे बिल्कुल अपने बाहों के घेरे में ले चुका था। हिना उसके सीने से लग गई। कबीर ने उसके बालों को छुआ। अब तुम नाराज नहीं होना मुझसे? कबीर ने पूछा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ गई हूं आप, हिना ने कहा। अपनी करियर को उड़ान दो। मैंने एक बार सुना था कि तुम लेक्चर बनना चाहती हो, तो अपनी स्टडी पर ध्यान दो। तुम जो चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मैं जो तुम्हारा सपना है, लिटरेचर की लेक्चरर बनने का, तो बनो। तुम जिंदगी में वह सब पाओगी जिसकी तुम हकदार हो। हिना वैसे ही कबीर के बाहों के घेरे में थी, उसके सीने से लगी हुई। अब तुम लोगों का ट्रिप नजदीक आ रहा है। ट्रिप पर जाने की तैयारी करो। जो चाहे खरीदो, जो चाहे पहनो, जीन्स, ड्रेस, जो तुम चाहती हो। कबीर ने उसे कहा। मुझे किसी बात पर कोई ऐतराज नहीं, मगर खूब पढ़ो। कल बच्चों के स्कूल में एडमिशन होगा, तो वह भी पूछेंगे कि माँ बाप कितने पढ़े हैं। बाप की पढ़ाई तो ज्यादा नहीं होगी, मगर माँ तो पढ़ी लिखी होगी ना। कबीर शरारत के मूड में था। प्लीज, कबीर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हिना को बच्चों की बात से शर्म आई थी। और हाँ, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, तो टाइम कितना बदल जाएगा। फिर हम बताएंगे कि
आप लोगों की लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? तो फिर हम अपनी चुप चुप का रोमांस करेंगे, किसे सुनाया करेंगे? ठीक है। हिना ने कबीर को धक्का दिया। थोड़ी तो शर्म करो आप। वह खुश थी, मुस्कुरा रही थी, उसका चेहरा लाल हो चुका था। आज कबीर उसके इतना नजदीक आया था जितना कभी नहीं था। अच्छा, छोड़ो इस बात को। इसके बाद हम लोग जो हमारी बात हुई है ना, हवा को बिल्कुल मत बताना। उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है, कबीर ने कहा। उसे तो पूरे घर में क्या हो रहा है बिल्कुल खबर रहती है। इसके बाद हम दोनों कहा मिलेंगे, हम फोन पर ही करेंगे। ठीक है, कबीर ने कहा। हिना ने सिर हिलाया। दोनों कार में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक हिना का फोन बज उठा। हिना ने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा हवा का कॉल। कबीर ने डैशबोर्ड से फोन उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं अब क्या पूछताछ होने वाली है। उसने फोन स्पीकर पर डाल दिया। फोन ऑन होते ही हवा की आवाज गूंजी, आपा, कहाँ हो आप? दादी जान कितनी बार पूछ चुकी है, आप लोग अब तक क्यों नहीं आए? और हाँ, यह मत कहना कि कियारा के साथ हो, मैं उसे फोन कर चुकी हूँ। हिना हल्का सा घबरा गई, लेकिन कबीर ने तुरंत बात संभाली, तो कोई बहाना बना दो, अच्छा सा। अब तो तुम्हें पता है ना कि हम दोनों अकेले हैं। हवा ने हंसते हुए कहा, वह तो मैंने बना दिया, कह दिया कि आप लोग अस्पताल में बैठे हैं। कियारा की ज्वाइनिंग थी तो उन्होंने रोक लिया। दादी जान को मानना ही पड़ा। फिर शरारत भरे अंदाज में बोली, लेकिन मैंने सिर्फ 2 घंटे का झूठ बोला है। ठीक 2 घंटे में वापस आ जाना, वरना फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। यह कहकर हवा ने फोन काट दिया। कबीर हंस पड़ा। यह लड़की तो किसी की बात छुपाना जानती ही नहीं। हिना भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसका चेहरा गुलाबी हो गया। कबीर ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और धीमे स्वर में कहा, वैसे हमारे पास पूरे 2 घंटे हैं। हिना का दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। वह उसकी नजरों से बचते हुए बोली, प्लीज कबीर, घर चलो अब बस। कबीर मुस्कुराया। इतनी जल्दी हार मान ली? थार स्टार्ट हुई, लेकिन दोनों के बीच की खामोशी में मीठा सा एहसास घुला हुआ था। हिना का दिल अब भी जोर से धड़क रहा था और कबीर के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। सुबह का वक्त था। अस्पताल का वातावरण हमेशा की तरह व्यस्त था। नर्सें इधर-उधर भागदौड़ कर रही थी और रिसेप्शन पर मरीजों की लंबी कतार थी। कियारा ने गहरी सांस ली और एचआर डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। आज उसका पहला दिन था और यह बात उसे उत्साहित भी कर रही थी और थोड़ा नर्वस भी। एचआर ऑफिस के बाहर रुककर उसने अपने बाल ठीक किए और दस्तक दी। मैं आए? कम इन। अंदर से एक सौम्य आवाज आई, यस प्लीज। कियारा अंदर गई। एचआर मैनेजर पहले से उसके डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखे हुए थे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर कियारा, वेलकम टू आवर हॉस्पिटल। कियारा ने हल्की मुस्कान दी और उन्हें नमस्ते किया। थैंक यू, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग हियर। कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई, साइन, आईडी कार्ड इश्यू और बेसिक गाइडलाइन की जानकारी। लगभग आधे घंटे में सारी जॉइनिंग प्रक्रिया खत्म हो गई। अब आप न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करें, एचआर मैनेजर ने कहा। कियारा ने सिर हिलाया और वहां से बाहर आ गई।
न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट अस्पताल की चौथी मंजिल पर था। लिफ्ट से निकलते ही उसे दीवारों पर सजी कई पोस्टर्स दिखी, ब्रेन सर्जरी के एडवांस ट्रीटमेंट्स, न्यूरो रिकवरी स्टोरीज और रिसर्च पेपर्स की झलकियां। डिपार्टमेंट के वेटिंग एरिया में पहुंचकर उसने देखा कि एक और लड़की पहले से बैठी थी। शायद वह भी आज ही ज्वाइन कर रही थी। कियारा ने मुस्कुराकर कहा, हाय, आई गेस यू आर ऑल्सो ज्वाइनिंग टुडे। लड़की ने सिर उठाया और मुस्कुरा दी। यस, आई एम डॉक्टर ईशा। आई एम ज्वाइनिंग एज अ फेलो, नाइस टू मीट यू। आई एम डॉक्टर कियारा। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें शुरू हो गई। ईशा अस्पताल के किसी डायरेक्टर की बेटी थी। तभी एक नर्स बाहर आई, डीआर मेहता इज ऑन द वे, प्लीज वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। तभी दरवाजा खुला, धीरे धीरे कमरे में कोई अंदर आया। सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। कियारा की सांसें एक पल के लिए थम गईं। आकाश मेहता। वह सिर्फ न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट का हेड नहीं था, बल्कि वही शख्स था जिसे कियारा अपने अतीत में पीछे छोड़ चुकी थी। उसका पहला प्यार और उस का सबसे बड़ा दर्द। आकाश भी ठिठक गया। उसकी नजर सीधे कियारा पर टिक गई। पल भर को कमरे का माहौल जैसे सन्नाटे में डूब गया। आकाश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। उसकी आवाज शांत थी, मगर कियारा को ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कन बाहर सुनाई दे रही हो। उसके दिल की धड़कन बाहर सुनाई दे रही हो। वह कल ही बाजार में उससे टकराई थी और उस समय उसने जानबूझकर उसे इग्नोर कर दिया था। लेकिन आज भागकर कहीं जा नहीं सकती थी। आकाश मेहता का नाम सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में मशहूर था। वह अपनी काबिलियत और सख्त डिसिप्लिन के लिए जाने जाते थे। किसी भी डॉक्टर को उनकी टीम में आने के लिए खुद को साबित करना पड़ता था। फिर एक कर उन्होंने दोनों डॉक्टरों से बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करवाईं, जॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स और डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, डॉक्टर कियारा, आप मेरी टीम को ज्वाइन कर रही हैं। और डॉक्टर दिशा, आपको डॉक्टर राघव मल्होत्रा की टीम में भेजा जाएगा। राघव आते ही होंगे। दिशा के चेहरे पर हल्की निराशा झलक गई। वह पहले से डॉक्टर आकाश मेहता के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसके पिता हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, इसलिए वह कई बार आकाश के काम करने का अंदाज देख चुकी थी। उसे हमेशा से उन पर क्रश था और वह चाहती थी कि उन्हें मौका मिले तो उनकी टीम में शामिल हो। लेकिन आज उसके सामने वही सपना टूट गया। दिशा ने मन ही मन खुद को समझाया और हल्की मुस्कान देकर बोली, जी सर। आकाश ने उसकी तरफ सिर हिलाया और फिर सीधे कियारा की ओर देखा। आपको मैं एक केस असाइन करूंगा जो थोड़ा क्रिटिकल है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से संभाल पाएंगी। मेरी टीम में आने का मतलब है कि आप परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं कर सकती। कियारा ने सिर हिलाया। जी डॉक्टर मेहता। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर से वह खुद को संयत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। दिशा ने कियारा की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि कियारा को इस फैसले से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दिशा के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। जी सर। आकाश ने उसकी तरफ सिर हिलाया और फिर सीधे
कियारा की ओर देखा। आपको मैं एक केस असाइन करूंगा जो थोड़ा क्रिटिकल है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से संभाल पाएंगी। मेरी टीम में आने का मतलब है कि आप परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं कर सकती। कियारा ने सिर हिलाया। जी, डॉक्टर मेहता। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर से वह खुद को संयत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। दिशा ने कियारा की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कि कियारा को इस फैसले से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दिशा के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। मीटिंग खत्म होने के बाद आकाश ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, आप दोनों अपने अपने असिस्टेंट्स से मिल ले। दोपहर तक आपको पहला केस असाइन कर दिया जाएगा। 4th फ्लोर पर न्यूरोसर्जरी डॉक्टरों के लिए एक बड़ा कॉमन रूम था। यहाँ पर डॉक्टर रेस्ट कर सकते थे, बैठकर खा पी सकते थे और फ्री टाइम में थोड़ी नींद भी ले सकते थे। इस बड़े से रूम में हर डॉक्टर के पास अपनी अपनी टेबल थी जहां वे अपना जरूरी सामान रखते थे। रूम के एक कोने में एक छोटा सा ऑफिस था जो डॉक्टर आकाश मेहता के पास था। कियारा ऑफिस से उठकर कॉमन रूम में चली आई। दिशा उसके साथ थी। दिशा के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी थी। मुझे समझ नहीं आता मैं डॉक्टर आकाश की टीम में क्यों नहीं हूं, उसने मन ही मन सोचा। वहीं कियारा परेशान थी कि वह आकाश मेहता की टीम में क्यों है। वह उनकी टीम में नहीं रहना चाहती थी। तभी डॉक्टर आकाश अपनी टेबल पर आकर बैठ गए। इतने में राघव मल्होत्रा कॉमन रूम में दाखिल हुआ। उसकी नजर सबसे पहले दिशा पर गई, क्योंकि कियारा का चेहरा दूसरी तरफ था। हंसते हुए बोला, लगता है आज हमें ब्यूटीफुल लेडीज ज्वाइन कर रही हैं। थोड़ा तो इस रूखे सूखे डिपार्टमेंट में रौनक आएगी। यह मजाक आधा सच भी था, क्योंकि न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में अब तक एक भी लेडी डॉक्टर नहीं थी, सब जेंट्स थे। जैसे ही राघव पास पहुंचा, कियारा ने अपना चेहरा घुमाया। राघव उसे देखकर ठिठक गया। उसकी नजर तुरंत आकाश मेहता की तरफ गई। तो आप हमारी टीम ज्वाइन कर रही हैं? दिशा खड़ी होकर बोली, स्वागत है आपका। अचानक दिशा का फोन बजा। वह कॉल सुनने के लिए बाहर चली गई। अब कमरे में बस राघव, कियारा और आकाश थे। राघव ने कियारा को देखते हुए कहा, तुम यहाँ, मतलब सरप्राइज। आकाश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्यों? इसके आने पर कोई पाबंदी थी क्या? नहीं, बस मुझे लगा नहीं था कि यह यहाँ आएगी। राघव ने धीरे से कहा। कियारा ने दोनों की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोली, मैं नहीं चाहती कि कोई जाने कि हमारे बीच कभी कोई रिश्ता था। हमारा डिवोर्स हो चुका है। मैं इस डिपार्टमेंट में आकाश मेहता की एक्सवाइफ के रूप में पहचानी नहीं जाना चाहती। प्लीज, यह बात यहीं रहनी चाहिए। इतना कहकर उसने निगाहें झुका ली। तभी दिशा वापस कमरे में आ गई और माहौल फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगा। असल में कॉलेज में आकाश मेहता कियारा और राघव का सीनियर था। कियारा आकाश और राघव दोनों की जूनियर थी। राघव को कियारा पर क्रश था, जबकि कियारा को डॉक्टर आकाश मेहता पर। कियारा और आकाश की बहुत अच्छी दोस्ती थी। कियारा और आकाश की बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसी वजह से राघव ने आकाश से कहा था कि वह उसकी कियारा के साथ सेटिंग करवा दे। यह बात सिर्फ उनके बीच ही रही। समय के साथ कियारा और आकाश की दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी कर ली।
अब जब दोनों के बीच कुछ नहीं है, राघव को फिर से कियारा में इंटरेस्ट आ गया है। कियारा, अपना फोन नंबर दो। आकाश मेहता ने दिशा और कियारा दोनों की तरफ देखते हुए कहा। ग्रुप में डालने हैं, वह बोला और साथ ही कियारा के चेहरे पर एक गहरी, भरपूर नजर डाली। कल जब वह बाजार में मिला था, तब भी उसने कियारा से उसका नंबर मांगा था, लेकिन कियारा बिना जवाब दिए वहां से चली गई थी। आज वह बच नहीं सकती थी। वह उसकी नजरों का मतलब अच्छे से समझती थी। वह उसकी नजरों का मतलब अच्छे से समझती थी। कियारा ने चुपचाप नंबर लिखा। आकाश ने दोनों नंबर सेव किए और तुरंत दोनों को कॉल मिलाया। कियारा के फोन पर कोई रिंग नहीं आई। उसे याद आया कि उसने आकाश का नंबर कई साल पहले ब्लॉक कर दिया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने नंबर अनब्लॉक किया। जैसे ही अनब्लॉक किया, कॉल बेल आने लगी। ऐसा करो, दोनों मेरा नंबर सेव कर लो, आकाश ने कहा और अपने टेबल की तरफ लौट गया। राघव पूरे समय यह सब देख रहा था। उसकी नजर कियारा पर ठहर गई थी। वह उसकी झिझक, उसकी चुप्पी और उस हल्की सी नाराजगी को समझ रहा था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। शायद उसे यह जानकर राहत थी कि आकाश और कियारा के बीच अब कुछ भी वैसा नहीं है। राघव ने मौका देखकर दिशा और कियारा का नंबर ले लिया। थैंक्स, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग-सी चमक थी। कियारा अपनी टेबल पर बैठ गई। सामान रखते हुए उसके मन में ख्याल आया, मैंने तय किया था कि मैं आकाश से नहीं मिलूंगी, लेकिन किस्मत ने फिर उसे मेरे सामने ला खड़ा किया। क्या फर्क पड़ता है? अब हमारे बीच कोई रिश्ता ही तो नहीं है। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वह फिर से आकाश का नंबर ब्लॉक कर दे, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। कियारा अपनी टेबल पर बैठ गई। वह मन ही मन सोच रही थी, मैंने तय किया था कि मैं आकाश से नहीं मिलूंगी, पर किस्मत ने फिर से उसे मेरे सामने ला खड़ा किया। क्या फर्क पड़ता है? अब हमारे बीच कुछ नहीं है। उधर आकाश मेहता शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और चल रहा था। उसने चुपचाप कियारा की तरफ एक नजर डाली, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर कहा नहीं। उसका इरादा साफ था। वह धीरे धीरे कियारा के करीब रहेगा। कबीर और हिना लगभग 2 घंटे बाद घर लौटे। थार का दरवाजा खुलते ही हिना के चेहरे पर खुशी नजर आए। उसके मन की गलतफहमियां तो दूर हो चुकी थी। हवा लॉन में खड़ी थी। वह पौधों को पानी देने का बहाना करके उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही गाड़ी रुकी और दोनों बाहर आए, हवा तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। घर में तूफान आया हुआ है, हवा ने धीमे स्वर में कहा। कौन सा तूफान? कबीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा। दादी जान का तूफान, हवा बोली। उनका कहना है कि अगर कबीर को ही अभी रुखसती नहीं करवानी थी, तो हिना को साथ क्यों लेकर गया? ना रुखसती, ना दूरियां, यह सब नहीं चलेगा। दादी जान बेहद गुस्से में है। क्या? हिना घबरा गई। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलकने लगी। हवा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, असल में दादी जान को गुस्सा इस बात का भी है कि दादा जान घर की सारी जिम्मेदारी कबीर भाई को सौंप रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो और भी नाराज हैं। कबीर ने हिना की तरफ देखा। तुम फिक्र मत करो, उसने शांत स्वर में कहा, मैं बात करूंगा। यह कहकर वह लंबे कदमों से घर के अंदर चला गया। हिना वहीं खड़ी रह गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही है,
उसने धीमे से हवा से कहा। हवा मुस्कराई। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा था, घर में अब कबीर भाई की चलेगी। तुम बस दादी जान की तरह अपना हुक्म चलाना सीख लो। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा था, घर में अब कबीर भाई की चलेगी। तुम बस दादी जान की तरह अपना हुक्म चलाना सीख लो। सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, कबीर भाई के आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। हिना ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। हवा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा जान तो कह चुके हैं कि कोई बात नहीं। अगर बच्चे साथ गए हैं तो लौट आएंगे। और वैसे भी लड़की को छोड़ने के लिए कबीर का साथ हिना को जाना ही सही था, वरना एक लड़की अकेली लड़के के साथ कैसे जाती। हाल में दादी जान सोफे पर बैठी हुई थी और दादा जान उनके सामने अपनी छड़ी लिए बैठे थे। दादी जान जहां गुस्से में थी, वहीं दादा जान काफी रिलैक्स मूड में लग रहे थे। कबीर के अम्मी अब्बा और हिना के अम्मी अब्बा सोफे पर बैठे हुए दादी जान की बातें सुन रहे थे। सईद मिर्जा, जो हमेशा अपनी मनमानी करता था, आज चुप था। जैसे ही कबीर अंदर आया, दादी जान ने उसे गुस्से वाली नजरों से देखा। लेकिन कबीर मुस्कुराता हुआ उन सबके बीच आकर बैठ गया। उसने अपनी अम्मी की तरफ देखा और कहा, अम्मी, एक अच्छी सी चाय पिला दो, उसके बाद मुझे जाना है। तुम अकेले आए हो? हिना कहाँ है? कबीर की अम्मी ने पूछा। हिना बाहर है, लॉन में हवा के साथ। तुम दोनों अकेले गए थे। जब उसके साथ रहना है तो रुखसती क्यों नहीं करवा लेते? उसकी घूमने फिरने की आदत अच्छी बात नहीं है, दादी जान ने नाराजगी से कहा। कबीर मुस्कुराता हुआ बोला, आप मुझ पर गुस्सा किस बात से हैं, दादी जान? वह उठकर दादी जान के पास सोफे पर बैठ गया। वह अकेली ही बड़े सोफे पर बैठी थी। कबीर ने दादी जान के गले में अपने बाजू डाल दिए और शरारती मुस्कान के साथ बोला, वैसे ये खूबसूरत लेडी हमेशा गुस्से में क्यों रहती है? मुझसे सीधे सीधे बात करो, ये सब मुझे पसंद नहीं। दादी जान ने सख्त लहजे में कहा, क्या पसंद नहीं? कबीर ने फिर सवाल किया और मासूमियत से आंखें झपकाईं। कबीर की शरारत देखकर अब तक जो सब चुपचाप बैठे थे, वे मुस्कुराने लगे। दादा जान ने कहा, क्यों बच्चों के बीच आती हो? कितना चाहते हैं ये हमें? इनके फैसले इन्हें करने दो। बस हमें तो हंसते मुस्कुराते चाहिए। तुम प्यार से बात करो, क्यों दखल देती हो उनकी जिंदगी में? कोई बात नहीं दादा जान। वैसे दादी माँ, आप गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती है। आपने इसीलिए तो निकाह किया था ना? कबीर ने मजाकिया अंदाज में कहा। उसकी बात पर दादा जान भी हंसने लगे। तुम भी न कबीर, जवानी में तो तुम्हारी दादी बहुत खूबसूरत थी। कबीर झट से बोला, अभी भी है दादी जान, बल्कि अपनी तीनों बहुओं से ज्यादा खूबसूरत। सब उसकी बात पर जोर से हंस पड़े। कबीर ने शरारत बढ़ाते हुए दादी जान के गाल पर हल्के से झुककर कहा, अगर आप थोड़ी देर मुस्कुराते हुए मुझे देख लें तो यकीन मानिए मैं सारी दुनिया छोड़ दूं। दादी जान उसकी बात सुन कर नाराज दिखीं, लेकिन होंठ पर हल्की मुस्कान छुपा नहीं सकी। बेवकूफ लड़के, उन्होंने धीमे से कहा।
इतने में कबीर का फोन बजा। उसने फोन पर बात की और फिर सबकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे जाना है। बस्ती में आज कोई प्रोग्राम है, मैं उसमें शिरकत करता हुआ फिर होटल जाऊंगा। तब तक उसकी मम्मी चाय का कप लेकर आ गईं। कबीर ने चाय का कप रखा और फिर दादी जान की तरफ देखकर बोला, शाम को हम लोग लंबी बातें करेंगे। इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्यों, बस्ती में क्या हो गया? उसके अब्बा ने पूछा। हुआ तो कुछ भी नहीं, बस आज वहां प्रोग्राम है। अब इलेक्शन लड़ना है तो सब जगह जाना पड़ेगा। कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने चाय खत्म की और जाने से पहले अपने कमरे की तरफ गया। वहां से अपना सामान उठाना था। मेरी किसी बात का जवाब तो नहीं दिया इसने? उसके जाते ही दादी जान ने कहा। दादा जान हंसते हुए बोले, अरे अभी तुम्हारे पास ही तो बैठा था। जब तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करने लगा तो तुम तो बात ही भूल गई। यह कहकर दादा जान अपनी जगह से उठ गए। हिना और हवा अभी भी दोनों लॉन में थी। साबिहा कॉलेज चली गई थी, उसे कुछ जरूरी फाइल सबमिट करनी थी। मगर जब दादी जान को गुस्सा आ गया तो हवा ने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उसे डर था कि उसकी बहन को कहीं घर में ज्यादा डांट न पड़ जाए। हिना को बहुत डर लग रहा था। तभी कबीर, जो अपने कमरे से सामान उठाकर निकला था, लॉन से होते हुए अपनी थार की तरफ जाने लगा। उसने एक नजर हिना की तरफ डाली। हिना अंदर जाने ही वाली थी, मगर कबीर ने हल्के से आंख दबाई और मुस्कुराया। हिना का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। कबीर हंसते हुए गाड़ी में बैठ गया। हिना ने जाते जाते पलटकर उसकी तरफ देखा और जल्दी से अंदर चली गई। वहीं कियारा का आज पहला दिन था। उसे डॉक्टर आकाश मेहता के साथ वार्ड के राउंड पर जाना था। उसने अपनी जगह से उठकर डॉक्टर का व्हाइट कोट पहना। उसका मूड बेहद खराब था। फिर वह वापस बैठकर फाइल देखने लगी जो उसे साथ लेकर जानी थी। वह अस्पताल ज्वाइन करने के लिए बहुत खुश थी। उसे इतने बड़े अस्पताल में काम करने का मौका मिला था। मगर आकाश को देखकर उसका मूड अचानक बिगड़ गया। उसे अपनी फ्रेंड स्वाति पर गुस्सा आ गया। उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि डॉक्टर आकाश यहीं काम करता है। ब्रेक होने दो, ब्रेक में उसे मिलती हूँ, उसने मन ही मन कहा। अब उसका गुस्सा स्वाति पर निकलने वाला था। दिशा भी अपनी टेबल की दराज में सामान रख रही थी। उसने हसरत भरी निगाहों से डॉक्टर आकाश की तरफ देखा। वह डॉक्टर पर मरती थी और हर हाल में उसके साथ काम करना चाहती थी। वह काफी इंटेलिजेंट लड़की थी, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन वह डॉक्टर राघव मल्होत्रा के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उसने एक नज़र डॉक्टर आकाश पर डाली। उधर डॉक्टर आकाश की नज़र कियारा पर थी, मगर कियारा अपने आप में बिजी थी और वह फाइल देख रही थी जिसे वह राउंड पर ले जाने वाली थी। सिकंदर होटल पहुंच चुका था। वह अपनी मॉम और बहन का इंतजार था। सिकंदर ने उन्हें पहले ही साबिहा के बारे में बता दिया था। असल में उसकी मॉम और बहन वहीं से मिलने आ रही थी। साबिहा से मिलकर ही शायद कोई आगे की बात होनी थी, क्योंकि सिकंदर के घर में इन दिनों उसकी शादी की बातें चल रही थी। उसके लिए अलग अलग जगहों से लड़कियां देखी जा रही थी।
लेकिन सिकंदर का दिल साबिहा पर आ रुका था। वह होटल की लॉबी में बैठे बैठे यही सोच रहा था कि अगर मॉम और बहन को साबिहा पसंद आ गई तो शायद उसके रिश्ते की पहली सीढ़ी आज यहीं से शुरू हो जाएगी। कबीर के जाने के बाद हिना अपने कमरे में आई और आकर बेड पर लेट गई थी। आज कबीर के कितने नजदीक थी, यह सोचकर वह शर्मा रही थी। कैसे वह उसकी बाहों में थी, उसके दिल की धड़कन यह सोचकर ही बढ़ रही थी। उसका चेहरा गुलाबी होता जा रहा था। हवा उसके पीछे कमरे में आ गई और बोली, चेहरे पर इतनी लाली क्यों है? आज कबीर भाई ने क्या किया? हवा ने शरारत के साथ कहा। हिना उसे देखते हुए एकदम से बेड पर बैठ गई और बोली, कुछ भी नहीं। हम लोग कियारा को छोड़कर आए हैं। मगर उसके चेहरे की स्माइल और लाली कुछ और ही बता रही थी। कोई बात नहीं, अगर मुझे नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जिस दिन मेरी लव स्टोरी शुरू होगी तब मैं तुम्हें एक भी बात नहीं बताऊंगी। हवा ने नकली गुस्सा दिखाते हुए बेड की दूसरी साइड आकर बैठते हुए कहा, लव स्टोरी तुम्हारी? किसकी बात कर रही हो तुम? कुछ ऐसा वैसा मत करना, वरना तुम्हारी पूरी स्टडी बीच में रह जाएगी। हिना ने जल्दी से कहा, नहीं, अभी कोई नहीं है। मगर मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी, मैं लव मैरिज करूंगी। इसलिए जिस दिन मुझे एक परफेक्ट इंसान नजर आ गया, मैं तुरंत उसे प्रपोज कर दूंगी। हवा ने कहा। वैसे भी वो बाकी लड़कियों से काफी बिंदास थी। शायद उसके अब्बा बकार साहब ने उसे थोड़ा बिगाड़ दिया था। वह किसी चीज के लिए उसे मना नहीं करते थे। जब हिना पैदा हुई थी तब घर का माहौल काफी सख्त था। मगर हवा के वक्त तक आते आते घर का माहौल बदल चुका था और अब तो बिल्कुल ही अलग हो गया था। अपना बताओ, हवा ने मुस्कुराकर कहा। देखो, मुझे सब पता है। उस वक्त गाड़ी में आप और कबीर भाई अकेले थे ना, जब मैंने आपको फोन किया था। कुछ बातें बताई नहीं जाती, हिना ने कहा। ओह, तो ऐसी बात है, हवा ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर मैं बहुत खुश हूं आपके लिए। आप और कबीर भाई साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पता है कबीर भाई आपको बहुत चाहते हैं और अब तो कबीर भाई की बात सभी मानने भी लगे हैं, हवा ने कहा। उधर अयान को अपने गांव जाना था। उसी रिसॉर्ट का काम भी शुरू हो गया था जिसके लिए उसे वहां जाना था। आज वह जाने के लिए शॉपिंग भी करने गया था। सुबह ही वह निकल गया था क्योंकि वह कुछ सामान खरीदना चाहता था। इधर सईद मिर्जा का पूरा ध्यान अहमर की तरफ था। उसकी बेटी की जिंदगी का मसला था। अब उसे सचमुच पछतावा हो रहा था कि घर में हिना, हवा और साबिहा कैसे चहक रही थी, जबकि उसकी बेटी के लिए वह परेशान था। अगर अहमर के बारे में जो कहा गया है वह सच निकला तो उसे बहुत दुख होगा। उसने सुबह ही किसी को अहमद के बारे में पता लगाने को कहा था। उधर कबीर ने तो रात ही किसी को ड्यूटी पर लगा दिया था कि उसे अहमद के खिलाफ सबूत चाहिए। सलीमा बेगम अयान की तैयारी कर रही थी। वह साबिहा के पास आई, जो कॉलेज से आ चुकी थी, और हवा व हिना के पास बैठी हुई थी। साबिहा को भी जानना था कि आज कबीर और हिना के बीच क्या हुआ। तीनों लड़कियां आपस में हर बात शेयर करती ही थी। सलीमा बेगम ने कहा, साबिहा, अयान का सामान पैक कर दो। ठीक है,
अभी मैं पैक कर देती हूँ। चलो हवा, हम दोनों करते हैं, साबिहा ने कहा। हाँ, चलो। हवा भी पहली ही बार कहने से उठ खड़ी हुई। उधर कियारा का पूरा दिन बिजी था। पहले उसने डॉक्टर आकाश मेहता के साथ वार्ड का राउंड लगाया, फिर थोड़ी देर के लिए ओपीडी में भी उसके साथ रही। असल में आकाश मेहता ने उसे अपना असिस्टेंट चुन लिया था, जो हर बात में उसके साथ रहने वाली थी। मेहता न्यूरो डिपार्टमेंट का हेड था और अगर वह किसी डॉक्टर को असिस्टेंट बनाना चाहे तो कोई मना नहीं कर सकता था। कियारा के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले ही दिन आकाश ने उससे बहुत काम कराया। उसे लंच टाइम भी नहीं मिला और न ही वह स्वाति से मिल सकी। जब तक वह फ्री हुई, स्वाति जा चुकी थी। असल में स्वाति ने मैसेज कर दिया था कि वह फ्री है, इसलिए वह जा रही है। मगर न्यूरो डिपार्टमेंट का काम सबसे ज्यादा था। जब तक डॉक्टर आकाश मेहता काम करेंगे, उसे उनके साथ काम करना ही पड़ेगा। काम खत्म होने के बाद कियारा अस्पताल से बाहर आई। वह बहुत थकी हुई थी और भूख भी लगी थी। वह मन ही मन खुद को गालियां दे रही थी, क्या जरूरत थी मुझे इसी अस्पताल में काम करने की? और भी तो हॉस्पिटल थे। ऊपर से मुझे पूरा दिन आकाश के साथ ही रहना पड़ रहा है। वह अस्पताल से बाहर निकली और ऑटो या टैक्सी लेना चाहती थी। तभी अचानक डॉक्टर आकाश मेहता ने अपनी गाड़ी उसके सामने रोक दी और शीशा नीचे करते हुए बोला, आ जाओ। क्या उसका छोटा नाम था जो घर में सभी बुलाते थे। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कियारा ने आगे बढ़ने की कोशिश की। आकाश मेहता गाड़ी से उतरकर उसके पास आया और बोला, मेरी वजह से ही तुम लेट हुई हो, तो बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कियारा वहां तमाशा नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए गाड़ी में बैठ गई। देखिए मिस्टर मेहता, मैं खुद आ जा सकती हूँ। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, इतना आप समझ लीजिए, उसने कहा। तो क्या एक कलीग दूसरे कलीग की मदद भी नहीं कर सकता? आकाश मेहता मुस्कुराते हुए बोला। कियारा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बाहर देखने लगी। आकाश मेहता चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। उसने डॉक्टर स्वाति की बिल्डिंग के आगे जाकर गाड़ी रोक दी थी। वो उसे ड्रॉप करके चला गया। बिल्डिंग के अंदर जाते हुए कियारा सोचने लगी, मैंने इसे एड्रेस तो बताया ही नहीं था, इसे कैसे पता मैं जहां रहती हूँ। डॉक्टर कियारा फ्लैट के आगे पहुंचकर बेल बजाती है। अभी तक उसके पास फ्लैट की चाबी नहीं थी। डॉक्टर स्वाति मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है। कियारा, जिसका मूड खराब था, एक तो स्वाति की वजह से और दूसरा डॉक्टर आकाश मेहता की वजह से, चुपचाप अंदर आती है। स्वाति दरवाजा बंद करते हुए उसके पास आती है, जो सोफे पर बैठ चुकी थी। क्या बात है, मेरी सहेली का मूड क्यों खराब है? स्वाति ने कहा। तुम्हें पता था डॉक्टर आकाश मेहता जहां पर काम करता है, न्यूरो डिपार्टमेंट का हेड है? ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? तुम्हें बताना चाहिए था। कियारा ने सीधा सवाल किया। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। तुमने पहले इंटरव्यू दिया था, तब तो मुझे भी नहीं पता था कि तुम हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाली हो। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद तुमने बताया, तो मैंने कोई बात करना सही नहीं समझा। मुझे लगा तुम्हारा पास्ट था, बात खत्म हो गई।
और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। जब तुम दोनों साथ थे तब भी आकाश ने तुझमें इंटरेस्ट नहीं लिया था। कहीं आज तुम्हारा तुम में इंटरेस्ट तो नहीं आने लगा? स्वाति ने जानबूझकर कहा। इंटरेस्ट? माय फुट। मैं उसकी असिस्टेंट बन गई हूं पहले ही दिन और वह मुझे छोड़कर गया है। मुझे ऐसा लगा कि वो आकाश मेहता नहीं है जिसे मैं जानती थी। डॉक्टर आकाश मेहता। मैंने नोटिस किया कि वह मेरी तरफ चुपके चुपके देख रहा था और मुझे छोड़ने भी वहां तक आया। कियारा ने कहा। यह तो अच्छी बात है कियारा, हो सकता है तुम्हारी लव स्टोरी अब बन जाए। स्वाति हंसकर बोली। हर बात का एक टाइम होता है। कभी दीवानी थी मैं उसकी, उसके लिए दुनिया छोड़ सकती थी। मैंने अपनी स्कॉलरशिप भी छोड़ी उसके लिए। मैं विदेश में पढ़ने जा रही थी, मगर आज मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। कियारा ने साफ साफ कहा। मेरे अंदर सब मर चुका है उसके लिए। सिर्फ उसके लिए नहीं, मैं जिंदगी में किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती। अकेले रहना चाहती हूँ हमेशा। चल छोड़ इस बात को। तुम्हें ऐसे ही लगा होगा। हॉस्पिटल में इतनी सारी डॉक्टर हैं। आकाश मेहता ने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। सबसे खड़ूस डॉक्टर कहा जाता है उसे। वह इतना हैंडसम है कि पूरा हॉस्पिटल उस पर मरता है, मगर वह किसी पर नहीं। और तुम्हें क्यों चुपके चुपके देखेगा? जब तुम उसकी बीवी थी तब तुम्हारी तरफ तो उसने देखा नहीं था। स्वाति ने कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? कियारा कहने लगी। मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम? स्वाति ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। चलो हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे आज तुम्हारे आने की खुशी में। तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। दोनों सहेलियां बहुत दिनों बाद इकट्ठा हुई हैं, थोड़ी मस्ती तो करेंगे, स्वाति ने कहा। कियारा भी उसकी बात पर मुस्कुराई और दोनों सहेलियां बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। हवा लॉन में बैठी हुई थी। वही लॉन जो घर के सामने था और घर की एंट्री पर ही था। उसी वक्त अयान, जो आज देर से घर आया था, उसने हवा को देखा। वह गाड़ी से उतरता हुआ लॉन में पहुंचा। हवा वहां बैठी हुई थी, मेरा इंतजार कर रही थी। उसने दांत निकालते हुए कहा। तुम्हारा इंतजार? और मैं? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैं तो खुश हूं कि तुम जहां जा रहे हो, हवा ने जवाब दिया। तुम कभी सीधा जवाब नहीं दे सकती। जब भी तुमसे बात करूं, खाने को दौड़ती हो। अयान ने उसे टोका। क्यों? मेरी मर्जी, हवा ने कहा। मगर अयान शरारत के पूरे मूड में था। वह उसके पास बैठ गया। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए। अयान इतना कहकर चुप हो गया। कौन सी बात? हवा ने सवाल किया। यही कि हमारी शादियां हमारे खानदान में ही होती हैं, अयान ने कहा। अयान की बात पर हवा ने उसकी तरफ देखा तो वह सीधी बोली। इस बात से मेरा क्या वास्ता? अब सबसे बड़े बेटे घर के कबीर भाई हैं, उसके बाद शाहरुख भाई थे, उनका निकाह हो चुका है। तो अब मेरी बारी है, क्योंकि इस घर में केवल तुम ही लड़की रहती हो जिसकी शादी नहीं हुई। सुविधा को छोड़कर तो हो सकता है हम दोनों के रिश्ते की बात घरवाले उठा लें। तुम्हें पता है, हम लोग तो फिर मना भी नहीं कर सकते। तो कम से कम मुझसे प्यार से तो पेश आया करो, अयान ने कहा। अयान की बात पर हवा ने आंखें निकालकर देखा
किसी वहम में मत रहना, समझे ना। नंबर 1, मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं। नंबर 2, मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगी, लव मैरिज करूंगी। तो क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है? अयान जल्दी से बोला। तुम्हारे कॉलेज में तो केवल लड़कियां पढ़ती हैं। अयान की आंखें चौड़ी हो गईं कि वह क्या कह रही है। नहीं, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं, मगर मैं लव मैरिज करूंगी, ये बात पक्की है। मुझे नहीं करनी सबकी तरह निकाह, हवा ने लापरवाही से कहा। हवा किसी और के सामने तो चुप रह सकती थी, पर अयान के साथ उसकी शुरू से ही लड़ाई होती थी। फिर भी वह उसके साथ बहुत खुली हुई थी। उसकी बात पर अयान मुस्कुराया। अगर लव मैरिज ही करनी है तो मैं बुरा नहीं हूं, सोच लेना, कहते हुए वह जाने लगा। हवा उसकी तरफ आंखें निकालकर देख रही थी। वह जाता हुआ वापस पलटा और उसने एक आंख दबा दी। फिर बोला, मेरा खुद का काम भी शुरू हो रहा है। दिखने में भी मैं कितना हैंडसम हूं। वह अंदर चला गया। हवा एकदम स्टैच्यू की तरह वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि जो अयान ने कहा था और जो शरारत उसने की थी वह उसके जहन में भी नहीं थी। फिर एकदम से उसे होश आया, तब तक अयान जा चुका था। मुझे उसे जवाब देना चाहिए था, खुद को समझता क्या है, हवा ने अपने आप से कहा। वह भी अंदर कमरे में चली गई। हवा अयान को मन ही मन कोसती हुई कमरे में चली गई। हिना बेड पर उल्टे लेटी अपनी बुक पढ़ रही थी। उसने सर उठाया। क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों हो? हाँ, बहुत गुस्से में हूँ, हवा ने झल्लाते हुए कहा। क्यों? क्या हुआ? वो अपने आप को समझता क्या है? हवा रुक गई। उसे एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा बोलने जा रही थी। क्या हुआ? हिना ने दोबारा पूछा। कुछ नहीं, उसने झट से कहा और अपनी साइड बैठ गई। पहली बार था कि हवा ने हिना से कोई बात छुपाई थी। पता नहीं क्यों, पर वह अयान की कहीं बात बता नहीं सकी। गुस्सा अब भी अंदर खौल रहा था, मगर उसने करवट ली और आंखें बंद कर लीं। अगले दिन अयान चला गया। जब वह निकला, हवा कॉलेज में थी। वह उससे मिलना चाहता था, मगर मौका नहीं मिला। उसने सिर्फ एक मैसेज भेजा, मैं जा रहा हूं। हवा ने ब्रेक के वक्त फोन देखा। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तो मुझे क्यों बता रहे हो? अच्छी बात है, चले जाओ। और हाँ, फिर कभी वापस मत आना। कुछ देर बाद अयान का रिप्लाई आया। मेरे प्रपोजल के बारे में सोचना फ्री हुआ तो फिर मैसेज करूंगा। हवा का चेहरा तमतमा गया। उसने फोन बंद किया और बैग में फेंक दिया। कियारा हॉस्पिटल ज्वाइन कर चुकी थी। कबीर अपने कामों में बिजी था और अयान जा चुका था। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था। नेक्स्ट संडे की सुबह थी। सिकंदर की माँ और बहन आज लंच पर आने वाले थे। कबीर ने उनके लिए खास तैयारी करवाई थी। आखिरकार वो उसके बिजनेस पार्टनर की फैमिली थी और रियाज साहब उसके राजनीति के गुरु भी। लेकिन असल में वे क्यों आ रहे थे, यह बात खुद कबीर भी नहीं जानता था। उनके आने का कोई और ही कारण था। उधर सैयद मिर्जा के पास एक आदमी आया। वो वही था जिसे उन्होंने अहमर की जांच पर लगाया था। जो काम आपने दिया था पूरा हो गया, आदमी ने कहा और एक पैकेट थमाया। सैयद मिर्जा ने पैकेट खोला। अंदर कुछ तस्वीरें थी। अहमर की अलग अलग लड़कियों
के साथ तस्वीरें, कभी होटल के कमरे में, कभी ऑफिस में, हर तस्वीर उसकी हदें पार करती जिंदगी की गवाही दे रही थी। सैयद मिर्जा का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, उसकी फैमिली को इसके बारे में कुछ पता है? जी, सब जानते हैं। मतलब उसकी अम्मी, अब्बा और बीवी भी? हाँ, आदमी बोला, इसीलिए शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। वो मान नहीं रहा था, तो उसे बेदखल करने की धमकी दी गई। शादी के बाद भी उसके चालचलन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अपनी बीवी पसंद ही नहीं थी। सैयद मिर्जा ने गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ी भूल की। क्या शाहरुख जानता है जो कुछ चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से। आदमी चला गया। सैयद मिर्जा वहीं सिर थामे बैठे रह गए। तभी कबीर बाहर आया। चाचा जान, क्या हुआ? सैयद मिर्जा ने पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे भी कल रात ही रिपोर्ट मिली थी, लेकिन जो मैंने जाना है वो इन तस्वीरों से भी ज्यादा डरावना है। तो अब क्या करना चाहिए? सैयद मिर्जा ने पूछा। कबीर बोला, हम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन हमें अपनी बेटी की फिक्र करनी होगी। हम कहकशा को लेकर आएंगे। वो आएगी तो सब सामने होगा। आज सिकंदर रियाज की फैमिली आ रही है। मैं हिना से फोन करवाता हूँ। तैमूर और हिना को भेज देंगे कहकशा को लेने। थोड़ी देर बाद आप फरीदा फूफी से बात कर लीजिए, कबीर ने शांत लहजे में कहा। सैयद मिर्जा ने सवालिया नजर से देखा, हिना और तैमूर, क्या ये ठीक रहेगा? कबीर मुस्कुराया। अगर हिना इस घर की बड़ी बेटी होने के साथ साथ बड़ी बहू बनने जा रही है, तो उसे जिम्मेदारी उठानी होगी। और वैसे भी आप अभी गुस्से में हैं। आप नहीं जा सकते। सैयद मिर्जा चुप रहे। कबीर ने उनकी आंखों में देखा। वह जानता था यह मामला अब सिर्फ पारिवारिक नहीं, बल्कि इज्जत और सच की लड़ाई बनने जा रहा है। सैयद साहब अब भी कुर्सी पर झुके बैठे थे। कबीर ने उनके कंधे पर हल्का हाथ रखा। चाचा जान, आप पहले खुद को संभाल लीजिए। अभी घर में किसी से इस बारे में कुछ मत कहिए। सिकंदर रियाज की फैमिली को जाने दीजिए, उसके बाद हम दोनों बैठकर बात करेंगे। सैयद मिर्जा ने थकी नजरों से उसकी तरफ देखा। कबीर आगे बोला, मैं अभी हिना से बात करता हूँ। तैमूर और हिना दोनों को भेज देते हैं कहकशा को लाने के लिए। थोड़ी देर बाद आप फरीदा फूफी को बता दीजिए कि आप खुद की तबीयत ठीक न होने के कारण हिना और तैमूर को भेज रहे हैं। सैयद मिर्जा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्या हिना और तैमूर को भेजना सही रहेगा? कबीर हल्के से मुस्कुराया। अगर हिना इस घर की बड़ी बेटी होने के साथ साथ इस घर की बड़ी बहू भी बनने जा रही है, तो अब उसे जिम्मेदारी निभाना सीखना होगा, चाचा जान। और वैसे आप इस वक्त गुस्से में हैं, आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। सैयद साहब ने गहरी सांस ली। मुझे तो वैसे भी वो लोग पसंद नहीं करते, कबीर ने धीमे स्वर में कहा। अयान तो चला गया है, अब घर में तैमूर ही है। दोनों भाई बहन जा रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। कबीर की बातों में आत्मविश्वास था। वो जानता था कि उसके चाचा के मन में झिझक क्यों है। इस घर की परंपरा रही थी कि लड़के और लड़कियां साथ में अकेले कहीं नहीं जाते थे। मगर कबीर का नजरिया अलग था। वह चाहता था कि हिना को वही आजादी मिले जिसकी वो हकदार है। सैयद मिर्जा ने चुपचाप सिर हिलाया। उनकी आंखों में अभी भी बेचैनी थी, पर कबीर के आत्मविश्वास ने उन्हें थोड़ी राहत दी।
कुछ देर सन्नाटा छाया रहा, फिर कबीर ने धीमे स्वर में कहा, मैं हिना से बात करता हूँ। चाचा जान, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह।